और लास्ट और तीसरी शर्त ये है कि वो एलिजिबल हो यहाँ की सिटीज़नशिप। तो अब अगर इन तीनों चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ स्टूडेंट के स्टेटस के साथ, फैमिली में जो है वो शामिल हैं मेंबर्स, और इसके अलावा एक और फैमिली मेम्बर जिसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आपका इधर स्टेटस लॉन्ग टर्म रेजिडेंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए 1 साल वाली, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इन शराइत पे पूरा उतरता है। जो अब अगर कोई अपनी फैमिली बुलाता है तो उसका प्रोसेस क्या है, और इन सब का पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। एक पर पर्सन पे आपको 850 यूरो बैंक में रखने होंगे, और वो आपको एक बैंक गारंटी लेटर इशू करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की। एक बंदे की 200 यूरो वो पे करेंगे। फिर उसका टाइम लिमिट है 9 मंथ्स, विद इन 1 वीक आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, हर बंदे को अलग अलग। फिर वो फैमिली आपकी ट्रैवल करती है, वैलिडिटी उसकी उनकी उनके पैन कार्ड की उतनी होती है जितनी आपकी है। जितना आप अलाउ हो साइप्रस में उतना वो अलाउ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही हूँ। आज की वीडियो है एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला मुझसे कि साइप्रस में स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है कि नहीं। तो आज की वीडियो इस बारे में है। हम लोग आज जानेंगे कि क्या साइप्रस में कोई स्टूडेंट अगर है तो वो अपनी अपनी कंट्री से अपनी फैमिली बुला सकता है, अपने बीवी बच्चे, या अगर कोई लड़की इधर स्टूडेंट है तो वो अपना शौहर और बच्चे बुला सकती है कि नहीं। तो फैमिली मेम्बर्स का मतलब यही है कि अगर इधर लड़का है तो वो अपनी वाइफ या बच्चे, और अगर इधर लड़की है तो वो अपना शौहर या अपने बच्चे बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। मैं वैसे अभी अभी नींद से थोड़ी देर पहले जागा हूँ, तो इसलिए मेरे फेस और मेरी आवाज़ से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं ज़्यादा फ्रेश नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी खासी नींद मैंने ली। सारे वीक में बहुत मसरूफियात थी तो नींद पूरी नहीं हो रही थी, 4-5 घंटे नींद के मिल रहे थे। तो आज चूँकि छुट्टी थी, संडे है आज, तो इसलिए मुझे टाइम मिला, तो मैंने खूब आराम किया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है, एक तो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और दूसरा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला, ऐसे स्टूडेंट से जो जिसने अपनी फैमिली बुलाई हो और मैं उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने जितना भी रिसर्च किया मुझे कई आंसर मिले, कई साइट्स पे मुझे आंसर मिले कि नहीं बुला सकता स्टूडेंट। कहीं पे मुझे आंसर मैंने देखे कि बुला सकता है। अब मेरी जो रिसर्च का बेस होना था वो किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे होना था कि मैं डिसीजन लूँ कि वो क्या बुला सकता है या नहीं बुला सकता स्टूडेंट अपनी फैमिली को। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन साइप्रस में हमें मिलती है वो वही डिपार्टमेंट है साइप्रस का जो कि वीज़े इशू करता है स्टूडेंट को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी। और उस डिपार्टमेंट का नाम है सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वीज़े इशू करने का, रेजिडेंस परमिट इशू करने का, नेशनलिटीज़ इशू करने का, यहाँ के आईडी इशू करने, यहाँ का पासपोर्ट इशू करने, सारा कुछ इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो मैंने उधर से थोड़ी बहुत रिसर्च की और अभी मैं वो रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उनकी साइट पे जाने से पहले आपको बता दूं कि उस साइट पे डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिखा कि कौन बुला सकता है कौन नहीं बुला सकता। ना स्टूडेंट का नाम लिखा है, ना जो वर्क परमिट पे लोग हैं उनका नाम लिखा है, लेकिन वहाँ पे एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है कि ये वाले लोग अपनी फैमिली बुला सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन उनकी साइट पे जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैंने अपनी आवाज़ उस पर मतलब अपनी आवाज़ में एक्सप्लेनेशन की है। वहाँ की साइट ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग और अपनी आवाज़ में डिटेल्स मैंने बयान की है, क्योंकि वो इंग्लिश में था। तो इसलिए मैंने उर्दू में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी आप सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आपके जहन में आ जाएगा, और फिर जब अभी उधर जाएंगे और साथ साथ मैं बताऊंगा तो और क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। उन लोगों ने 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं कि ये इन क्राइटेरियाज पर जो बंदा पूरा उतरेगा
वो अपनी फैमिली बुला सकेगा अपनी कंट्री से। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये बातें हो रही हैं वो उन कंट्रीज़ की फैमिली मेम्बर्स बुलाने की जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर के हैं, जैसे कि हम हैं पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, भूटानी, बांग्लादेशी। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ हैं, बर आज़म यूरोप की जो कंट्रीज़ ईयू में हैं, और उसके अलावा जितने भी दुनिया के लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है। मतलब अगर इधर कोई स्टूडेंट लड़का है तो वो अपनी बीवी बच्चे, और अगर इधर कोई लड़की है स्टूडेंट तो वो अपना शौहर और बच्चे बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, ये इन्फॉर्मेशन उस बारे में है। अच्छा, उन लोगों ने 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं। वो उनमें से एक सबसे पहले जो कंडीशन है वो तो ये है कि जो फैमिली बुलाने वाला बंदा है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट हो। लॉन्ग टर्म रेजिडेंट का मतलब ये है कि मतलब उसका जो इधर स्टे है वो कम से कम 2 साल से ज़्यादा होने वाला हो। क्योंकि पहली शर्त यही है कि अगर उसको इधर 2 साल हो गए हैं तो उसके बाद ही वो बुला सकता है, 2 साल से पहले नहीं बुला सकता। सबसे पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त उन लोगों ने ये रखी है कि उसके पास यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट है या पिंक कार्ड जिसको बोलते हैं, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 1 साल। अगर उसके पास 1 साल की वैलिडिटी वाला रेजिडेंस परमिट है या पिंक कार्ड है तो तभी वो अपनी फैमिली बुला सकता है, अदरवाइज नो। और लास्ट और तीसरी शर्त ये है कि वो एलिजिबल हो यहाँ की सिटीजनशिप लेने का। ठीक है, तो अब अगर इन तीनों चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ स्टूडेंट के स्टेटस के साथ, अभी फिर डिटेल में चलते हैं उनकी वेबसाइट पे, वो उधर जाके मैं फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर ये तीनों शराइत हम स्टूडेंट के स्टेटस के साथ इधर कंपेयर करें कि क्या स्टूडेंट के इन तीनों शराइत पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, वो स्टूडेंट जो कि बैचलर या मास्टर डिग्रीज प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि बैचलर भी कम से कम 4 साल का है, मास्टर भी 2 साल से ऊपर का है। तो एक तो बात ये कि वो लॉन्ग रेजिडेंट है। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट को जो पिंक कार्ड मिलती है, अगर वो कॉलेज की फीसें 1-1 साल की पे करता है तो उसको पिंक स्लिप या रेजिडेंस परमिट 1 साल का ही इशू होता है। मतलब दूसरी शराइत पे भी वो पूरा उतरता है। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि वो यहाँ की सिटीजनशिप भी एक्वायर कर सकता हो लेटर इन लॉन्ग रन में, एट द एंड में। तो ये शर्त भी स्टूडेंट पे पूरी उतरती है, क्योंकि बाई लॉ अगर आप 7 साल इधर साइप्रस में लीगल एज अ स्टूडेंट रहते हो तो आप 7 साल बाद साइप्रस का पासपोर्ट या साइप्रस की सिटीजनशिप अप्लाई करने के अहल होते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों शराइत जो हैं स्टूडेंट इस पे पूरा उतरता है। तो अब अगर मुझसे कोई ओपिनियन लेता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट अपनी फैमिली शायद बुला सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा तो इसलिए मैं आपको 100% ऐसे झूठ मूठ अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहता कि हाँ स्टूडेंट भी बुला सकता है। लेकिन उन लोगों ने जो शराइत रखी हैं मैंने उन शराइत को अभी बयान किया, फिर आपको बताया कि स्टूडेंट उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो मेरा ख्याल है कि उतरता है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी बाद में शायद बातें आ भी जाएँ, लेकिन चलो मैं अभी बता भी देता हूँ। फैमिली में जो है वो शामिल हैं, एक तो स्पाउस आपका, मतलब अगर लड़की है तो उसका शौहर, और अगर यहाँ पर लड़का है तो उसकी बीवी। और लेकिन एक शर्त है कि शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका हो। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें शादी की डेट लिखी होती है। अगर 1 साल का अरसा गुजर चुका हो तो फिर आप एलिजिबल होते हो। एक तो उसमें आपका स्पाउस आ गया, दूसरा उसमें जो माइनर हैं बच्चे जितने भी हैं अंडर 18, मतलब 18 साल से कम वाले जितने भी बच्चे हैं। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, शर्त है कि वो बच्चे 18 साल से कम होने चाहिए और अनमेरिड होने चाहिए। ठीक है, तो फिर अपनी बीवी और बच्चे 18 साल से कम वाले, और हाँ बीवी के लिए भी एक है और रिस्ट्रिक्शन कि उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, कम से कम
21 साल से कम अगर उम्र है बीवी की तो भी आप नहीं बुला सकते। तो ये है फैमिली मेम्बर्स। और इसके अलावा एक और फैमिली मेम्बर मतलब अडॉप्टेड जो चिल्ड्रन हैं, मतलब वो बंदा जो लेपालिक होते हैं, उसको भी आप फैमिली मेम्बर के तौर पे ला सकते हो साइप्रस में, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ मुंह ज़बानी अडॉप्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने अडॉप्ट किया है। और प्रूफ का मतलब कि कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कि कोर्ट से वो डिक्लेयर हो गया हो कि ये बच्चा इसने अडॉप्ट किया है। तो अपनी बीवी जिसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, शादी को 1 साल का अरसा होना चाहिए, और अपने बच्चे जो कि 18 साल से कम होने चाहिए और अनमेरिड होने चाहिए, और एडॉप्टेड बच्चे वो भी 18 साल से कम ही होने चाहिए, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है। और आपको साइप्रस में 2 साल का स्टे होना चाहिए। आपका इधर स्टेटस लॉन्ग टर्म रेजिडेंट होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए 1 साल वाली, और आप एलिजिबल होने चाहिए, वो मतलब आपका स्टेटस साइप्रस में ऐसा होना चाहिए कि बाद में आप सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट का होता है। तो ये वाला बंदा साइप्रस में अपनी फैमिली बुला सकता है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इन शराइत पे पूरा उतरता है जो तीनों हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है साइप्रस में। ठीक है, उसके लिए जो प्रोसेस है कि वो कैसे बुलाता है, उस पर कितना एक्सपेंस होता है, प्रोसेस कैसे शुरू होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वहाँ पे उस वेबसाइट को मैं ओपन करूँगा। फिर उसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन, इसको फैमिली रीयूनिफिकेशन बोलते हैं, फैमिली बुलाने के प्रोसेस को। फिर उस को मैं सर्च करूँगा। फिर आप लोगों को साथ साथ में यही बातें जो अभी मैंने एक्सप्लेन की दोबारा उधर जाके वहाँ पे लिखा होगा, और फिर मैं दोबारा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद दोबारा आते हैं वीडियो की तरफ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि प्रोसेस क्या होगा और कितना खर्चा होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये वीडियो देखें और फिर दोबारा मिलते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि स्टूडेंट अपनी फैमिली साइप्रस में बुला सकता है ड्यूरिंग अपनी स्टडी के नहीं, तो हम अभी डायरेक्ट गूगल में जाके सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, ये वो इदारा है जो कि एंट्री परमिट इशू करता है या वीज़े इशू करता है स्टूडेंट के भी और उनकी फैमिलीज़ के भी। तो ये मैंने लिख दिया सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, इसकी वेबसाइट आ गई। अब इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं और इधर सर्च में लिख देते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट जब अपनी फैमिली बुलाएगा या कोई और बंदा साइप्रस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन। इधर सर्च करते हैं। ये अब जो सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट की ओरिजिनल अपनी वेबसाइट है, उस पे फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में डिटेल्स आ गई। सबसे पहले है फैमिली मेंबर्स ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स। अब स्टूडेंट जो कि बैचलर प्रोग्राम में आते हैं या मास्टर में आते हैं, वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट होते हैं, क्योंकि कम से कम उनका 4 साल का स्टे होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इस कैटेगरी में स्टूडेंट को डाल सकते हैं। तो मैंने फैमिली मेंबर्स ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को क्लिक किया। अब क्या कहते हैं ये, फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ होल्डर्स ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस द प्रोसीजर ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन आर फॉलोड। इसको हम क्लिक करते हैं। अभी भाई सारा प्रोसीजर आ गया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होंगे, डिफाइनिंग फैमिली मेंबर्स यूनिफिकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है कि नहीं बुला सकता। तो उसके लिए हमें जो बाकी डिटेल्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के अलावा वो ज़रा देखनी पड़ेंगी। अब उसके मतलब जो फर्स्ट है डिफाइनिंग फैमिली रीयूनिफिकेशन के, ये है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें तो यही है कि भाई मतलब थर्ड कंट्री नेशनल्स जो हैं जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, जो कि स्टूडेंट के पास भी होता है, जिसको पिंक कार्ड बोलते हैं, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, ऑफ सर्टन थर्ड कंट्री नेशनल्स दैट आर लीगली रिजाइडिंग इन साइप्रस। ये कहते हैं कि सब नहीं, कुछ थर्ड कंट्री नेशनल्स जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस हैं
वो अपनी फैमिली को ये रीयूनिफाई कर सकते हैं, मतलब फैमिली बुला सकते हैं साइप्रस में। और इसका मकसद ये है कि मतलब वो सब फैमिली यूनिटी बने, मतलब सब एक साथ रहें। अब सर्टन थर्ड कंट्री नेशनल से इनका मतलब क्या है कि कौन से वाले थर्ड कंट्री नेशनल का मतलब होता है कि वो अ, बंदे जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते, मतलब एशियन कंट्रीज जितनी हो गई या यूरोपियन यूनियन की 27 या 28 कंट्रीज के अलावा जो बाकी लोग हैं, जिसमें हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे एशियंस तकरीबन, और इसके अलावा और भी कई कंटिनेंट हैं यूरोप के अलावा, जो कि सब इसमें आते हैं थर्ड कंट्री नेशनल में, ठीक है। तो अब वो कौन से सर्टन इन्होंने लिखा है, मतलब कई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुला सकते हैं, और वो कुछ लोग कौन हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कुछ लोग कौन हैं, ठीक है। पिछले पेज में जाके अभी हम फैमिली रीयूनिफिकेशन बेनिफिशियरीज, मतलब वो लोग जो कि इससे फायदा ले सकते हैं, अपनी फैमिली बुला सकते हैं, वो जो जिस जो उन्होंने कहा था कि सर्टन थर्ड कंट्री नेशन, तो वो सर्टन ये लोग हैं। अब वो कौन हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, ये तो काफी लंबा लिखा है लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको अभी बताऊंगा। ये कहते हैं कि भाई जो एलियंस एंड इमिग्रेशन लॉ है थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए, उसके मुताबिक अपनी फैमिली बुला सकता है वो बंदा जिस जो कि नीचे की कंडीशंस को फुलफिल करता हो, मतलब ये चीजें उसके पास हों, अगर वो इस मायार पे पूरा उतरता है तो वो अपनी फैमिली बुला सकता है। अब मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इस मायार पे पूरा उतरता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट है जो कि एक साल या थोड़े कोर्स के लिए आते हैं वो नहीं, ठीक है, जो कि बैचलर के लिए आते हैं, जो कि मास्टर के लिए आते हैं, अब वो मेरा ख्याल है इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं पूरे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई दे रिजाइड लीगली इन द रिपब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years, मतलब कम से कम उनका स्टे साइप्रस में पूरा हो गया हो 2 साल का, ठीक है। अब जो शॉर्ट कोर्सेज हैं स्टडी के वो 2 साल से कम भी होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में है हॉस्पिटलिटी फॉर क्रूज शिप मैनेजमेंट जो कि 1 साल का है, ठीक है। तो मतलब जो स्टूडेंट का कोर्स है वो होना चाहिए 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि आपका स्टे जब तक 2 साल पूरा नहीं होगा आप अपनी फैमिली बुलाने के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इस कंडीशन, जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट बैचलर या मास्टर के स्टूडेंट हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि 2 साल से कम वाले भी बुला सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरी शर्त आ जाती है कि उसके पास जो रेजिडेंस परमिट है या पिन कार्ड है वो कम से कम उसकी वैलिडिटी 1 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट को पिन कार्ड मिलता है उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। अब मुझे जो मिला है वो 1 साल एक्सपायरी वाला है, मतलब इस कंडीशन को मैं एज अ स्टूडेंट फुलफिल कर सकता हूँ, और बाकी भी जितने स्टूडेंट हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि पिन कार्ड नॉर्मली 1 साल का ही आता है स्टूडेंट को। अच्छा, अब और क्या आ जाता है, अगली तीसरी और लास्ट शर्त क्या आ जाती है, दे हैव अ रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग द राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन द रिपब्लिक। कहते हैं कि भाई उसके पास इस चीज का इम्कान हो कि वो परमानेंट रेजिडेंस भी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में हासिल कर सकता है, मतलब वो बाई लीगली बाई लॉ वो अलाउ हो कि हाँ वो साइप्रस की नेशनलिटी भी ले सकता है एट द एंड। अब स्टूडेंट अलाउ है आफ्टर कंप्लीटिंग 7 years ऑफ स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, मतलब 7 साल साइप्रस में रहने के बाद स्टूडेंट को इजाज़त है लीगली कि वो सिटीजनशिप या साइप्रस पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि डायरेक्टली स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा कि स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है या नहीं बुला सकता, लेकिन जो 3 शराइत हैं फैमिली बुलाने की जो अभी अभी मैंने आपको बताई, सबसे पहली शर्त ये कि वो 2 साल तक साइप्रस में रह चुका हो, दूसरी शर्त ये कि वो परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकता हो साइप्रस में, जो कि नेशनलिटी है, और वो भी मैंने आपको बताया कि 7 साल कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकता है, और तीसरी शर्त ये कि
उसका जो पैन कार्ड है या रेजिडेंस परमिट है वो कम से कम 1 साल की वैलिडिटी वाला हो, तो ये भी अब स्टूडेंट का होता है। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट है साइप्रस में, जो कि बैचलर या मास्टर के लिए आते हैं, वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्टली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा कि कौन अपनी फैमिली बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता, लेकिन उन्होंने 3 शराइत रखती हैं कि ये वाले बुला सकते हैं। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उसके मुताबिक स्टूडेंट के पास ये तीनों शराइत पूरी होती हैं। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि स्टूडेंट भी अपनी फैमिली बुला सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो फैमिली मेंबर में कौन-कौन वो बुला सकता है, ये भी एक भाई ने पूछा था कि फादर एंड मदर बुला सकता है कि नहीं बुला सकता है, लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिकली फैमिली मेंबर्स कवर्ड लिखे हैं, मतलब जो शामिल हैं इसमें, वो है, उसकी भी कुछ शराइत हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो आपका स्पाउस आ जाता है, मतलब अगर लड़की है अपना शौहर बुलाना चाहती है, या अगर शौहर है अपनी वाइफ बुलाना चाहता है, तो स्पाउस की एज होनी चाहिए 21 साल और शादी को कम से कम 1 साल का अरसा हो गया हो। और जो माइनर चिल्ड्रन हैं, जो छोटे मतलब बच्चे हैं, 18 साल से कम होने चाहिए और वो गैर शादीशुदा होने चाहिए। अगर 18 से कम भी हैं लेकिन अगर मैरिड हैं तो वो भी फिर नहीं बुला सकते फैमिली में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर किसी ने अडॉप्ट किया हो कोई चाइल्ड और उसके पास प्रूफ हो, कोर्ट की डिग्री हो कि हाँ ये बच्चा इसने अडॉप्ट किया है, तो वो अपने रियल चिल्ड्रन के अलावा अडॉप्टेड बच्चा भी अपने साथ में ला सकता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इधर, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एंट्री, ये अभी डिटेल में, इधर तो डिटेल में लिखा है, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कोई फैमिली रीयूनिफिकेशन या अपने बीवी बच्चे बुलाए अपनी कंट्री से, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स उसको क्या क्या चाहिए होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब अगर कोई अपनी फैमिली बुलाता है तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स तो इधर हैं साइप्रस में और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री से। पहले अपनी कंट्री पे चले जाते हैं। अपनी कंट्री से तो एक आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, निकाहनामा जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं, ठीक है? बेहतर है कि एफआरसी भी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि भी वो नादरा की तरफ से इशू होता है और उसमें आपकी बीवी बच्चे सब कुछ उसमें होता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैरिज वाला होना चाहिए, मतलब एक एक होता है वो फैमिली ट्री का भी होता है जिसमें फादर मदर और बहन भाई सारे होते हैं, वो नहीं। अ, बच्चे जितने भी हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? और बे फॉर्म भी एक नादरा से मिलता है, वो भी साथ में हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है बच्चों का। अगर तो वो कोई आपने अडॉप्ट किया है बच्चा तो उसका कोर्ट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोर्ट से प्रूव हो कि हाँ ये बच्चा इसने अडॉप्ट किया है, और उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट। फिर जितने भी लोग हैं बीवी बच्चे, इन सब का पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो बहुत ईजी बनता है। अब बच्चों में से जो ज़्यादा कम उम्र होते हैं, अब मैं थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन शायद उनका नहीं होता। लेकिन एनीवे वो आप जब पुलिस क्लियरेंस बनाते हैं तो जो डिपार्टमेंट इशू करता है पुलिस क्लियरेंस, उसको पता होता है कि किस एज के लोगों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। मेरा ख्याल ज़्यादा छोटे जो बच्चे हैं, कुछ एज लिमिट है, उनका नहीं होता शायद, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस के अलावा जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पाकिस्तान में या जो भी कंट्री है एशिया की, जो कि स्टूडेंट भी जब वीज़ा प्रोसेस करता है तो अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है। उसमें वो 5 मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें एक चेस्ट एक्स-रे होता है टीबी का, और छोटे बच्चों के लिए जो 6 साल से कम होते हैं, मेरा ख़्याल है उसका चेस्ट एक्स-रे अगर वो ना भी करना चाहें टीबी का, तो एक और टेस्ट होता है, एक स्किन का टेस्ट होता है जिससे वो पता चलाते हैं कि टीबी है कि नहीं, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन बड़े का 6 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनके लिए चेस्ट एक्स-रे ही होता है टीबी टेस्ट का। वही वही एक्सेप्टेबल है। अच्छा, फिर उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जिसको एड्स बोलते हैं, और इसके अलावा सिफिलीज़ या वीडीआरएल, ये एक बीमारी है। ये 5 टेस्ट होने चाहिए।
मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस क्लियरेंस हो गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आपका एफआरसी हो गया, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए। ये चीज़ें पाकिस्तान से लगती हैं। इधर क्या होता है, इधर आपका जो पिन कार्ड है या रेजिडेंस परमिट है वो लगेगा, उसकी कापी। आप जॉब करते हैं तो जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो, और जो सोशल इंश्योरेंस है आपकी, सोशल इंश्योरेंस पे होती है जब आप काम करते हैं, आपसे हर महीने पैसे कटते हैं सोशल इंश्योरेंस के, वो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। वो आप अगर एशिया से अपनी फैमिली बुला रहे हैं तो पर हेड 850 यूरो बैंक गारंटी। ये मतलब जितने आप बंदे बुला रहे हैं, बीवी बच्चे जितने भी हैं, हर एक पर पर्सन पे आपको 850 यूरो बैंक में रखने होंगे, और वो आपको एक बैंक गारंटी लेटर इशू करते हैं कि एक एक बंदे के ज़िम्मे इसने हमें 850 यूरो की बैंक गारंटी दे दी है, और वो पैसे आप फिर निकाल नहीं सकते जब तक वो बीवी बच्चे आपके साइप्रस में इसी स्टेटस पे आपके साथ रहते हों। अगर उनको बाद में परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, स्टेटस उनका आपके डिपेंडेंट से चेंज हो गया, तो फिर ये पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन इनिशियली 10 साल के लिए आपको एज बैंक गारंटी 850 यूरो पर हेड बैंक में रखने होते हैं, और उसका एक सर्टिफिकेट बैंक आपको इशू करता है, जिसको बैंक गारंटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। अच्छा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और बैंक गारंटी हो गई। इसके अलावा आपका जो इधर हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिहाइश है आपकी, जिसमें आप प्रूव करते हैं कि ये बंदे आएंगे इधर मेरे साथ इस जगह पे रहेंगे, वो होता है। फिर क्या होता है, फिर आपके इधर का जो बिजली का बिल है घर का, वो अगर पानी का बिल है वो, ये सब डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं। इधर आप जाते हैं सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में, उधर आप अप्लाई करते हैं उनके लिए। अच्छा, आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनके भी सबकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए साथ में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके आप जाते हैं सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की, और इस उसकी फ़ीस होती है 200 यूरो, 200 यूरो पर हेड वीज़ा प्रोसेसिंग की, एक बंदे की 200 यूरो वो आप पे करेंगे। फिर उसका टाइम लिमिट है 9 मंथ्स, 9 महीने में या इससे थोड़ा ज़्यादा वो डिसीजन आता है आपका। तो जब डिसीजन आएगा, अगर तो अप्रूव हुआ, तो आपको एंट्री परमिट इशू करेंगे एक एक बंदे का, कि आप साइप्रस में आप लेके आ सकते हो। नॉर्मली जो एंट्री परमिट होता है वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी का होता है, जैसे कि स्टूडेंट को इशू होता है वैसे ही। फिर आप उस बेस वो एंट्री परमिट लेके पाकिस्तान में जो साइप्रस का कांसुलेट है या जो भी कंट्री है पाकिस्तान के अलावा, वहाँ पे साइप्रस की एम्बेसी है, वहाँ पे जाएंगे, वो एंट्री परमिट और ओरिजिनल पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए थे वो सब उधर जो है जमा करेंगे एम्बेसी में। वो विद इन 1 वीक आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, हर बंदे को अलग अलग। फिर वो फैमिली आपकी ट्रैवल करती है, इधर आती है, जब साइप्रस पहुंच जाती है तो फिर आप विद इन 7 डेज़, उनके आने के 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा उन सबको अपॉइंटमेंट लेके सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट दोबारा जाएंगे। वहाँ पे सबके फ़ोटो पिक्चर्स होते हैं, जैसे कि नादर ऑफिस है पाकिस्तान में, जैसे वहाँ पे पिक्चर लेते हैं आईडी कार्ड बनाने के लिए, वैसे ही पिक्चर लेते हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और आपके सिग्नेचर लेते हैं। क्योंकि पिक्चर, ये सिग्नेचर वगैरह, फिर आपका जो इधर रेजिडेंस परमिट उनको भी ऐसे ही इशू होता है जैसे कि मतलब आपके पास है। जब आप अपनी फैमिली बुलाते हैं जो रेजिडेंस परमिट जैसा पैन कार्ड आपके पास है, वैसा उन सबको भी इशू होता है। अच्छा, और वैलिडिटी उसकी, उनकी उनके पैन कार्ड की उतनी होती है जितनी आपकी है, और लेकिन ओरिजिनली वो 1 साल का ही मिलता है पहली दफ़ा जब आप वो लोग आएंगे। फिर उसके बाद जैसे आपका रिन्यू होगा वैसे उनका भी रिन्यू होगा, मतलब जितना स्टे इधर आपका है इतना स्टे अनलिमिटेड, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो इतना रह सकते हैं, महीना रह सकते हैं, 2 महीना रह सकते हैं, नो। जितना आप अलाउ हो साइप्रस में उतना वो अलाउ है आपके साथ ही। जब आपका परमिट ऑफ स्टे या पैन कार्ड रिन्यूअल होगा फिर उनका भी होगा, ठीक है। तो जितना आप स्टे करेंगे उतना वो स्टे करेंगे। इसके अलावा जैसे आपको जॉब अलाउ है, ऐसे आपके जो डिपेंडेंट है, फैमिली मेम्बर है, मतलब वाइफ है या हस्बैंड है, उसको भी अलाउ है। जो जो कंडीशंस आपके लिए हैं जॉब की, वही कंडीशन उसके लिए भी है। एक और बात यहाँ पे आ जाती है, वो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी अभी मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन मैंने इधर
कुछ और हमारे साथ काम में एक लड़की है नाइजीरिया की, उससे भी सुना है। वो पहले इधर स्टूडेंट थी, फिर उसने इधर शादी की, फिर उसके 2 बच्चे हुए। अभी वो लोग स्टडी नहीं कर, उसका हस्बैंड भी स्टूडेंट था। अभी उन लोगों ने स्टडी छोड़ दी है, कंप्लीट कर दी है, लेकिन अभी भी उनका स्टेटस क्या है, एज पेरेंट गवर्नमेंट ने उनको स्टेटस दिया है। और एज पेरेंट स्टेटस, लीगल स्टेटस, उनका जॉब भी अलाउ है, वो लीगल हैं, उनके पास पैन कार्ड है। एज लीगल स्टेटस एज पेरेंट उनका स्टे है तकरीबन जब तक पेरेंट जो लास्ट बच्चा है सबसे छोटे वाला, वो उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती, कोई उनको साइप्रस से निकाल नहीं सकता। ये उनके लिए रूल है। तो इट मीन्स के अगर कोई अपनी फैमिली बुलाता है और इधर कोई अगर चाइल्ड बर्थ होती है, कोई बच्चा उनका अगर होता है, तो बाद में वो अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं एज पेरेंट, कि हम अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते, हमको मसला है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। और ये हमारे अंडर एज बच्चे हैं, अंडर एज का मतलब 18 साल से कम, तो उनके बेस पे वो आपको नहीं निकाल सकते और आपको वो स्टेटस देंगे एज पेरेंट स्टेटस, ठीक है, जब तक कि आपके बच्चों की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। तो ये भी एक बेनिफिट है जिसके भी मैंने रिसर्च नहीं की लीगल सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज से, लेकिन मुझे पता है कि इससे होता है। मैंने कुछ बंदों से जिन जिन जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनसे मैंने पता किया था, और ये है एक प्रोसेस, तो ये प्लस पॉइंट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है या नहीं बुला सकता। मैंने रूल्स रेगुलेशन सब आपके सामने रख दिए हैं, और डायरेक्टली जो ऑथेंटिक सोर्स है सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को दिखा दिया है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। आप खुद भी जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट ओपन करके फैमिली रीयूनिफिकेशन दे के सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत कैटेगरीज हैं जो रिसर्चर के तौर पे यहाँ पर जॉब करते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, जो कि किसी फर्म के एम्प्लॉई हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। लेकिन एज जनरल जो क्राइटेरिया है वो यही है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इन तीनों शराइत पे पूरा उतरता है। क्योंकि अब मेरा जो यहाँ पर स्टेटस है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तीनों हैं। मैं 7 साल जब मेरे कंप्लीट होंगे मैं सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास जो पिंक स्लिप है वो 1 साल की है, और मेरा जो स्टेटस है वो लॉन्ग रेजिडेंट का है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो होता है वो उसका स्टे 3 महीने से तक होता है, 90 डेज तक होता है। जो इससे ज़्यादा का स्टे वाला बंदा होता है 3 महीने से ज़्यादा का, 90 डेज, उसको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ कि साइप्रस में अभी कई लोग जो आ रहे हैं नए स्टूडेंट, जिनका इधर कोई नहीं है, वो परेशान हैं कि भाई एकोमोडेशन का कैसे होगा चक्कर, और जब हम एयरपोर्ट से साइप्रस में एंट्री करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, एकोमोडेशन कैसे मिलेगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आज ही अगर टाइम मिला तो मैं वो दूसरी वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ताकि आपको आसानी हो और आपको आपकी परेशानी भी हल हो जाए कि साइप्रस में आएंगे तो फिर यहाँ पर रहने का क्या सीन होगा और एकोमोडेशन कैसे सर्च करेंगे। ओके जी, खुश रहो सब लोग, अल्लाह हाफिज़।